गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में अध्याय 12 घर्षण पढ़ेंगे। तो घर्षण क्या होता है और किस प्रकार से होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार या ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा ही होगा। जब ट्रैफिक सिग्नल आता है तो हमें अपने वाहन को क्या करना पड़ता है, धीमा करना पड़ता है। और जब भी आवश्यकता होती है आप भी ब्रेक लगाकर क्या करते हैं, अपनी साइकिल को मंद कर देते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया हो, और अंततः वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब फर्श पर गेंद लुढ़कती है और कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाती है, धीमी होकर रुक जाती है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने या गीले फर्श पर भी ऐसे ही होता है कि चलते चलते हम क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम घर्षण बल के बारे में। यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो वो बाईं ओर दिशा में कार्य करने लगता है। तो दोनों स्थितियों में देखा जाए तो घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध कर रहा है, उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। तो घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल पर विरोध करता है। सभी पृष्ठों पर समान बल लगता है। क्या चिकनेपन पर यह निर्भर करता है? तो इसके लिए हम जानेंगे एक क्रियाकलाप कि किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए, ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना ही पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करेगी, कमानी तुला का पाठ्यक्रम लीजिए। उस घर्षण बल की माप भी प्राप्त कीजिए जो ईंट और फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और फिर वापस इसी क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यक्रम में कोई अंतर पाते हैं? इसी प्रकार से हम ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर भी ये क्रिया को कर सकते हैं। ये होता है कमानीदार तुला। वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जा सकता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है इस प्रकार से, और जिसमें बल लगाने पर प्रसार होता है। जैसे ये प्रसार होना शुरू होता है, कमानी के इस प्रकार के माप के आशंकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक, ये जो संकेत दिए हैं, इसके द्वारा हम इसको माप सकते हैं कि हम कितना बल लगा रहे हैं। किसी स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम होती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि मेज पर रेत की पतली परत बिछाकर क्रियाकलाप कर रहे हैं ये दो बच्चे। तो किस प्रकार से ये सेल को ऊपर से नीचे की तरफ लुढ़का रहे हैं। जहाँ तक उसकी गति अगर धीमी है तो वो जल्दी जाकर रुकेगा और तेज़ होगी तो वो आगे तक जाएगा। तो सेल द्वारा हर बार तय की गई दूरी अलग अलग हो सकती है। संघर्ष संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण ऐसा होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं हो सकती हैं, जैसा कि अभी चित्र हमने 12.4 में देखा। अब 12.5 में भी एक पुस्तक का पृष्ठ और मेज के बारे में बताया गया है उदाहरण कि जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ की गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है। यदि पृष्ठ रुक्ष हो जाते हैं तो घर्षण बल अधिक होता है। हमने क्या देखा यहाँ पर कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाए तो उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी को भी उस समय खींचकर कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। जैसे कि बॉक्स से खाली बॉक्स क्या होगा,
जल्दी आसानी से क्या होगा, उसको धकेलेंगे और वो खसक जाएगा। लेकिन जैसे ही हम उस पर किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका भार अधिक होने पर हमें उसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा और उसमें घर्षण भी अधिक होगा। अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया होगा। तो कह सकते हैं कि विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील कराना और किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। तो किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने में स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप हो सकता है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अब जानेंगे हम कि घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए कि किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए कि किसी ग्लास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ से पकड़ना आसान होगा? नहीं, ये तो बहुत कठिन कार्य है। याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन पेंसिल से लिख ही नहीं सकते। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है, श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार लिखावट दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार से जब हम सड़क पर देखते हैं कि वाहनों के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन वाहनों की गति आरंभ की जा सकती थी, ना उन्हें रोका जा सकता था, ना ही उनके दिशा में परिवर्तन आता। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी। यदि वह घर्षण ना हो, आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते, धागे में गांठ नहीं बांध पाते, तो घर्षण के बिना कोई भी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके ठीक विपरीत क्या होता है, घर्षण हानिकारक भी हो सकता है। जैसे कई बार घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे कि जूतों के तले, पेंच, बॉल बेयरिंग, जूतों के सोल, ये सब चित्र में दिखाए गए हैं कि ये किस प्रकार से घिस जाते हैं। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेज़ी से एक दूसरे पर रगड़िए तो क्या अनुभव करेंगे? आपको वो हथेली कैसी दिखाई देगी? गर्म दिखाई देगी। आप ऐसे बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिसमें घर्षण ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि माचिस की तीली को आप जब जलाते हैं तो उसमें भी घर्षण होता है और वो क्या होने लगती है? जलने लगती है। अब घर्षण का बढ़ाना और घटाना। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? अगर इसमें खांचे ना हो तो फर्श से पकड़ बनाते हैं। इसके जो खांचे होते हैं वही फर्श से पकड़ बनाते हैं। अगर खांचे ना होते तो वो फर्श पर पकड़ ना बनाते और आप ठीक से चल नहीं पाते। आपने देखा होगा कारों के, ट्रकों के, बुलडोजरों के जो टायर होते हैं वो भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। स्वचालित वाहनों, साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों पर उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो पैड घर्षण के कारण ड्रिल की गति को रोक देता है, पहिया गति करना बंद कर देता है। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपनी प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सकें। ठीक उसी प्रकार जिम्नास्ट के जो रहते हैं व्यायामी, तो अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण से वृद्धि करके वो अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड पर हम क्या करते हैं, पाउडर छिड़कते हैं ताकि हम दरवाज़ों के, और कई बार कब्ज़ों में तेल भी कुछ बूंदे डालते हैं ताकि दरवाजे सहज से घूमने लगता है। साइकिल मोटर में, मैकेनिक मशीनों में भी उसके बीच क्या लगता है, ग्रीस लगता है। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे कल पुर्जे, गतिशील पुर्जों के बीच हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट या ग्रीस लगाते हैं। एक पतली परत बन जाती है और गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। तो अनियमितताओं का अंतःबंधन या अंतःपाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है और गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहा जाता है।
कुछ मशीनों में स्नैक के रूप में तेल का उपयोग न करने की भी सलाह दी जाती है। घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है। तो हम जानेंगे कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। जैसे हम अटैचियाँ या अन्य भारी सामानों को देखते हैं तो उसमें रोलर लगाए जाते हैं और सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहा जाता है और लोटन घर्षण कम कर देता है। वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग में लोटन में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे छत के पंखे, साइकिलों में घुड़ी, नाभि हब, बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बेयरिंग में क्या लगे हैं, बॉल बेयरिंग लगे हैं, ये छोटे छोटे बॉल बेयरिंग लगे हैं, इसमें भी लगे हैं। अब आता है तरल घर्षण। वायु अत्यंत हल्की, विरल और फिर भी इससे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार अन्य द्रव को भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। और विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम यानी तरल दिया गया है। अब किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करने लगता है। वस्तु की आकृति तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है और इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इनकी आकृतियों को देखा जाता है तो वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से ही मिलता है। पक्षी, मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि वह आसानी से गति कर सकते हैं। वायुयान भी इसी आकृति का होता है और वह आसानी से क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो यहाँ तक इस लेसन को आपको पढ़ना है और समझना है और इसके प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है।